A very warm welcome to all of you in the today's session. This is lesson number 4 of the lecture series on business statistics. आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में. आज का जो सेशन है ये हमारा चौथा सेशन है ऑन द टॉपिक स्टैटिस्टिकल यूनिट्स, मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ डेटा. So the content of today's session are understanding the statistical units, methods of statistical investigations, data classification in statistics, effective data collection methods, data editing, ensuring accuracy, utilizing statistical softwares, importance of statistical investigation, challenges in statistical investigation, एंड फ्यूचर ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. तो आज हम इन कुछ 9 टॉपिक्स पे वी विल हैव अ डिस्कशन. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले समझेंगे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल यूनिट्स, क्योंकि जब हम स्टैट्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकल यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज हमने जो भी हम लोग फैक्ट्स या डेटा कलेक्ट करेंगे इट शुड बी इन इन अ यूनिटरी टर्म. तो हम बात करेंगे यूनिटरी टर्म में, तो फर्स्ट को डिफाइन करते हैं. स्टैटिस्टिकल यूनिट्स आर द एंटिटीज अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड. जिनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है उनको स्टैटिस्टिकल यूनिट्स कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस या कोई अदर फैक्टर्स. जैसे इसके सिग्निफिकेंस की बात करें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टैटिस्टिकल यूनिट्स फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. जैसे अगर हमने कोई भी इन्वेस्टिगेशन अंडरटेक करनी है, कोई स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वी नीड द स्टैटिस्टिकल यूनिट्स. क्योंकि जब तक हम किसके बारे में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने गैदर करनी है, ठीक है, अगर हमें ये नहीं पता है कि हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो वी कैन नॉट कंडक्ट अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन विदाउट द स्टैटिस्टिकल यूनिट्स. तो बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल यूनिट्स हैं, जो सांख्यिकी इकाई हैं, वो ये बताती है कि किसके बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है, विच एंटिटी, हम किस संस्था के बारे में बात कर रहे हैं. वो संस्था आपका कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई हाउस होल्ड हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई संस्थान हो सकता है आपका. सो मूविंग अहेड, मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. अब देखो कुछ तरीके होते हैं, कुछ हमारे पास इसमें मेथड्स हैं, जिसमें पहला है क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा क्वालिटेटिव मेथड, तीसरा है विजुअल रिप्रेजेंटेशन. क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर देखें तो इसमें हम यूटिलाइज करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फॉर एनालिसिस. एनालिसिस करने के लिए हम लोग हमारे पास बेसिकली यहाँ पे नंबर्स की बात की जाती है. किसकी बात की जाती है? नंबर्स. तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स हियर, ठीक है, इन क्वांटिटेटिव मेथड्स. क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर क्या होता है, जिसमें हम नॉन न्यूमेरिक डेटा. अब देखिए नॉन न्यूमेरिक डेटा के अंदर जैसे मान लीजिए कोई रीजंस हैं, कोई मोटिवेशंस जैसे आपके पास कोई ऐसे जैसे एक एग्जांपल देता हूँ. क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर क्वालिटेटिव डेटा क्या होगा, नॉन न्यूमेरिक डेटा क्या होगा. जैसे मैं बात करता हूँ आपकी परफॉर्मेंस की, ठीक है, परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस को मेजर करना है, ठीक है, और बेसिकली आपके, और जैसे मैं अगर बात करते हैं आपके व्यूज़ की या आइडियाज़ की, ठीक है, आपके आइडियाज़ को हम वैल्यू करना चाहते हैं, व्यूज़, आइडियाज़, ठीक है, एट्सेट्रा. सो दीज आर नॉन न्यूमेरिक काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है. बात करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन की. तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की एक मेथड है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, चार्ट्स का यूज़ करते हैं, डायग्राम्स का यूज़ करते हैं, है ना, टू प्रेजेंट डेटा विजुअली. देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे डायग्राम्स के अंदर आप देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इफ़ आई वांट टू शो कि हमारे देश में या हमारे, जैसे मान लीजिए जैसे हम उत्तराखंड की बात करें, इफ़ इन उत्तराखंड, इफ़ आई एम सेइंग दैट कि उत्तराखंड में से मेल की पॉपुलेशन, मेल इक्वल्स टू, अगर मैं बोलता हूँ 50%, 50 या 50% अगर मेल है सिंपल, और फीमेल हमारे पास 50% है, मेल एंड फीमेल बोथ आर 50%. सो दैट मीन्स अगर हम उसको ग्राफिकली दिखाना है तो वी कैन से दैट, हम एक पाई चार्ट ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा सकते हैं, दिस इज़ 50% एंड दिस इज़ 50%. सो ग्राफिकली अब हमने ये फिगर, अगर हम इसको यहाँ पे ना लिखें और हम सिंपली अगर इसको डिफाइन करें, एंड दिस इंडिकेट्स फीमेल, this indicates male. So this graphical representation signifies that in Uttarakhand we are having 50% female population and 50% male population.
So this is the way of presenting the statistical data via the under the statistical investigation. चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब डेटा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो डेटा को हम जनरली क्लासीफाई करते हैं तीन कैटेगरीज में, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल डेटा। तो नॉमिनल डेटा सिंपली जैसे नेम से क्लेरिफाई है, इट क्लासिफाइज डेटा इनटू कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर। किसी भी डेटा को अगर हम कैटेगराइज करते हैं लेकिन विदाउट एनी ऑर्डर तो वो आपका नॉमिनल डेटा कहलाता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको, जेंडर, ठीक है, जेंडर है मेल फीमेल। So we are categorizing basically gender into two parts, male and female, but we are not having that, कोई हमारा ऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेल विल कम फर्स्ट, ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल विल कम फर्स्ट, मेल विल कम लेटर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसी ऐसी डेटा का जिसमें हमारे पास क्या होता है, कोई ऑर्डर हम फॉलो नहीं करते हैं, बेसिकली वी आर कैटेगराइजिंग द डेटा, इट इज़ नोन एज नॉमिनल काइंड ऑफ डेटा। बात करते हैं ऑर्डिनल की। ऑर्डिनल नाम ही देखो सिग्निफाई कर रहा है, ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर। इसमें क्या होगा, एक ऑर्डर फॉलो किया जाएगा, एक हायरार्की, एक रैंक फॉलो की जाएगी। जैसे एग्जांपल बोलता हूँ, एग्जांपल ये है कि पोजीशन इन क्लास आफ्टर रिजल्ट, पोजीशन इन क्लास आफ्टर रिजल्ट। अब क्लास में आपका पोजीशन क्या है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर लाता है उसको रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ला के देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए 80% वाला फर्स्ट आया, 75% वाला सेकंड है, 70% वाला थर्ड है। सो देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर बेसिकली फॉलो हो रहा है। सबसे हाईएस्ट नंबर वाले को फर्स्ट रैंक, सेकंड वाले को सेकंड रैंक, थर्ड जो कम उससे कम नंबर वाले को थर्ड रैंक हमने दी। तो दिस काइंड ऑफ डेटा कम्स अंडर द ऑर्डिनल कैटेगरी। अब हम बात करते हैं इंटरवल कैटेगरी की। तो इंटरवल कैटेगरी रिप्रेजेंट्स एट इक्वल इंटरवल विद द मीनिंगफुल 0 और 0 पॉइंट। कहने का मतलब है कि इंटरवल डेटा के अंदर क्या होगा कि उसमें हम ये भी फॉलो करेंगे, एक ऑर्डर भी फॉलो करेंगे, बट होगा क्या विद अ स्केल। इसको ना एक नाम से और भी जानते हैं, इंटरवल डेटा को कभी कभी एक नाम से और जानते हैं, पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, स्केल डेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्केलिंग की बात की जाती है, स्केलिंग की बात की जाती है। इससे मैं एक बात करता हूँ, अब देखो एज की बात करी तो एज क्या है, जैसे मैंने बोला एज है 10 से लेके 18 साल की एक एज है, ठीक है। फिर बोला 18 साल से समझ लो 28 साल की एक एज है, फिर यहाँ बोला 28 से 38 साल की एक एज है। तो दिस सिग्निफाइज द डेटा विथ रिस्पेक्ट टू द एज। यहाँ पे देखो आपका एक अब ये एज किसकी हो सकती है, मेल या फीमेल की भी हो सकती है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अगर टाइम देखें मतलब ऑर्डर देखें तो यहाँ पे देखो ऑर्डर तो ऐसा देखिए, आप सिंपल समझ लीजिए स्केल के फॉर्म में। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक स्केल दिख रही है, 10 से 18 साल के बीच का एक स्केल दिख रहा है, ठीक है। एक रेंज दिख रही है, एक इंटरवल दिख रहा है इन दोनों के बीच में, राइट। तो दिस काइंड ऑफ डेटा कम्स अंडर द इंटरवल और स्केल कैटेगरी। सो मूविंग फॉरवर्ड, इफेक्टिव डेटा कलेक्शन मेथड। देखो डेटा कलेक्शन की कुछ इफेक्टिव मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है आपका सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है वह पोर्शन जो क्या करेगा कि इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ द पॉपुलेशन ड्रॉ कंक्लूजन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया, एक जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, टोटल यूनिवर्स है, टोटल यूनिवर्स है, 1 मिनट। सो सपोज दिस इज अवर यूनिवर्स, ठीक है। अब इस यूनिवर्स के अंदर जो भी हमारे पास यहाँ पे सपोज डेटा है, या जो भी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास डेटा है, अब देखिए इसमें से क्या करेंगे कि इस पूरे डेटा को, इन पूरे डेटा सेट्स को, एग्जांपल जो डॉट 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 जो मैंने यहाँ पे मेंशन करें, ये हमारे क्या है, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारे डेटा सैंपल्स हैं। अब क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे इसमें से एक डेटा कलेक्ट करना है, तो अगर मैं इन सभी को कलेक्ट करूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ माइंड, बहुत समय ले लेगा, और शायद ये भी हो सकता है कि आपके पास ये पूरा जीवन कम पड़े इस पूरे यूनिवर्स की स्टडी करने में। तो ऐसे में क्या किया जाए कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा जो ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें से हम क्या करते हैं, एक एप्रोप्रिएट सैंपल। सैंपल का मतलब है कि सपोज हमने क्या किया, इसी का क्या कर लिया, हमने एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। हमने कहा भाई इसी का एक यहाँ से एक पार्ट हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसी का एक पार्ट ड्रॉ कर लिया, हमने कहा भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ सैंपल का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और इसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे अबाउट दिस पॉपुलेशन, दिस
यूनिवर्स। जो ये यूनिवर्स है और जो ये सैंपल हमने यहाँ पे ड्रॉ करा, उस सैंपल के बारे में, ठीक है, ये सैंपल हमने ड्रॉ किया। चलिए, सो मूविंग फॉरवर्ड हम दूसरा मेथड देखें तो उसमें हमारा दूसरा मेथड है हमारे पास सर्वे एंड क्वेश्चनर्स। सर्वे क्वेश्चनर के अंदर देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा कलेक्शन टूल है बेसिकली हमारे पास, जिसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को हम गैदर कर सकते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे मान लीजिए जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम ये टूल यूज़ करते हैं। और क्वेश्चनर के अंदर क्या हुआ कि हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चनर बोलें या आप एक प्रश्नावली बोलें, प्रश्नावली, थोड़ा सा वर्ड हो गया, पासवर्ड क्या है, ये पिन कोड पता है? ये जैसे अगर इसको माने तो ये हमारा ये रहेगा हमारे पास प्रश्नावली। चलिए, प्रश्नावली है बेसिकली, इसे क्वेश्चनर या प्रश्नावली बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होंगे, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब इस सेट ऑफ क्वेश्चंस को लेते हुए हम क्या करते हैं कि वी ड्रॉ सम some meaningful work, some meaningful conclusions can be drawn from this from this questionnaire, ठीक है। ये भी हमारा डेटा कलेक्शन का एक बहुत इफेक्टिव टूल माना जाता है। अब आता है ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, जो आपने ऑब्जर्व किया, डायरेक्टली ऑब्जर्विंग और रिकॉर्डिंग डेटा विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द सब्जेक्ट। देखो कभी क्या है, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो ये ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ की जाती है जनरली आपकी, जैसे हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को अगर आपने देखा होगा, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए उनको एक डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को। क्या करते हैं, ऑब्जर्व। तो आफ्टर ऑब्जर्वेशन वो क्या करते हैं, आफ्टर ऑब्जर्वेशन दे ड्रॉ कंक्लूजन, कि जैसे मान लीजिए कोई एक स्पीसीज दिखी उनको किसी बर्ड की, ठीक है, सपोज उनको कोई बर्ड की स्पीसीज दिखी, कोई कोई एक प्रजाति दिखी, तो बर्ड की स्पीसीज का कितनी बार रिपीटेशन है या उसमें उसके क्या इन्फ्लुएंसेस हैं या क्या वर्क है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन वी रिकॉर्ड द डेटा, हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और उससे क्या निकालते हैं, फिर कंक्लूजन को हम ड्रॉ करते हैं। सो प्रोसीडिंग फर्दर, डेटा एडिटिंग। अब कलेक्शन करने के बाद देखो डेटा को एडिट करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा डेटा हमारे पास सही नहीं आता है। इट ऑलवेज हैविंग, कभी कभी नहीं भी हो सकता, लेकिन जनरली क्या होता है कि आपके डेटा में क्या होता है, थोड़ा सा एरर होता ही है। तो उस एरर को क्या करना पड़ता है, रेक्टिफाई के लिए वी नीड एडिटिंग। तो एडिटिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बाय थोरोली एग्जामिनिंग डेटा टू फाइंड द करेक्ट और इनकरेक्ट इनएक्यूरेसीज। तो पहले हम डेटा को क्या करेंगे, डेटा एडिटिंग में पहला स्टेप हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, जो गलतियां हुई हैं उसको आइडेंटिफिकेशन है। इसके बाद दूसरा है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के अंदर क्या करते हैं, हम रिमूविंग करते हैं जो भी, जैसे मान लीजिए हमें कोई इनकन्सिस्टेंसी अगर रिपोर्ट हो रही है या कोई ऐसा लग रहा है कि डेटा बहुत ही ज़्यादा एक्जिजरेट करेंगे या बहुत ही ज़्यादा उसमें अतिशयोक्ति लगा के प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द डेटा सेट, ताकि हमारे उसमें क्या है, एक डेटा सेट के अंदर एक रूपता बन जाए, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए। अब इसके बाद क्या करते हैं, डेटा क्लीनिंग में वैलिडेशन प्रोसेस चलती है, ठीक है, कि उसको हमें वैलिड भी घोषित करना है। तो उसके वैलिडेशन के लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा एक्यूरेसी को और रिलायबिलिटी को, डेटा की, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसकी रिलायबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। दिस इज द थर्ड स्टेप इन द डेटा रेटिंग। सो प्रोसीडिंग फर्दर, अब कुछ यूटिलाइजिंग स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जैसे हमारे पास है बहुत, इसके अलावा और भी हैं, जैसे मैंने तो यहाँ पे केवल 4 ही आपके लिए मेंशन किए हैं जो बहुत कॉमन यूज़ में हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एसपीएसएस है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज है, टेबलू है, आपके पास आर प्रोग्रामिंग है। तो इसमें क्या है कि जैसे आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विजुलाइजेशन का भी आपको एडवांटेज मिलता है एक्सेल के अंदर। एसपीएसएस में क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को, इंटरप्रिटेशन को, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स के, वो आप कर सकते हैं एसपीएसएस में। टैब्लू के अंदर आप विजुअल एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है बेसिकली आपका, तो ये सारी चीज़ कंडक्ट कर सकते हैं आप टैब्लो के अंदर। प्रोग्रामिंग, आर प्रोग्रामिंग इज स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग ऑफ ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स के साथ साथ स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग करता है आर। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर बताता हूँ आपको, उसका नाम है स्मार्ट पीएलएस। स्मार्ट पीएलएस अभी करंटली इसका वर्जन 4 चल रहा है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप फॉर फॉर डेटा एनालिसिस यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, राइट। सो मूविंग फर्दर, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज़ एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है।
परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, ट्रेंड एनालिसिस करने में ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि एविडेंस बेस्ड अगर हमें डिसीजन लेना है तो ये वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करता है हमें, चीज़ है, इन्फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी डिसीजन लेने में फिर वो हेल्पफुल होती है। परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने में या उनका मूल्यांकन करने में कैसे हेल्प करेगा? बाई स्ट्रेटेजीज एंड इंटरवेंशंस, ठीक है, जो हमें असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटेजी एंड इंटरवेंशन। तो जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उनको इवेल्युएट करने में भी हेल्प करता है आपका स्टैटिस्टिक्स। ट्रेंड एनालिसिस कैसे हेल्प करता है मैं बताता हूँ कैसे हेल्प करता है स्ट्रेटेजीज को। जैसे सपोज हमने स्ट्रेटेजी फॉर्म करी ऑन द बेसिस ऑफ अ डेटा, ठीक है, तो उस डेटा को इवैल्यूएशन, जब उसका इवैल्यूएशन होगा, जब उसकी वैलिडेशन प्रोसेस चलेगी, ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी या वैलिडेशन की बात जब हम करेंगे, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट द परफॉर्मेंस इज इनहेंस्ड और नॉट इनहेंस्ड। ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस का पता लगा सकता है, जिसमें पैटर्न्स का पता लगता है कि हमारा पैटर्न, जैसे मान लीजिए हमारा ग्रोथ हाई हो रही है, बढ़ रही है, या उस पर कोई डाउनफॉल आया है, तो वी कैन फाइंड फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल डेटा। प्रोसीडिंग फर्दर, सम चैलेंजेस इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो पहला चैलेंज तो यही है कि डेटा की इंटीग्रिटी, ठीक है, कि आपने जो डेटा प्रोड्यूस किया है उसकी इंटीग्रिटी क्या है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, क्या वो कंप्लीट है कि नहीं है, ठीक है, थ्रू आउट इन द लाइफ साइकिल, जो भी जितने भी लाइफ साइकिल में आपने डेटा कलेक्ट किया है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो कंप्लीट है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा आता है, डेटा हमारा बहुत ज़्यादा डेटा है, छोटा डेटा को तो आप एनालाइज खुद ही कर लेंगे, लेकिन जब बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है तो उस केस में क्या होता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को भी हमें एनालिसिस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंटरप्रिटेशन, समटाइम इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेटिंग डेटा फाइंडिंग्स इनटू एक्शनेबल इंसाइट्स एंड स्ट्रेटजीज, तो ये बड़ी दिक्कत के काम है। देखो हमने क्या किया, सपोज हमने हमारा डेटा जो है, डेटा ने जो हमें यहाँ पे रिजल्ट निकाल के दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हमने एक रिजल्ट ड्रॉ किया, इस रिजल्ट को हमने ट्रांसलेट करना है, क्या करना है, ट्रांसलेट करना है एक, क्या कहते हैं, एक्शनेबल इंसाइट में। एक्शनेबल इंसाइट का मतलब ये है कि हमने इसके बेसिस पे जो एक्शन लेना है। तो समटाइम्स क्या होता है कि डेटा आर नॉट वेरी क्लियर, तो उसके बेसिस पे रिजल्ट इज ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर। तो अगर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, एक्शनेबल इंसाइट आएगी, वो भी क्या नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। सो दीज आर सम चैलेंजेस इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। सो हम कुछ सम फ्यूचर ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन समझें तो सबसे पहले इसमें एडवांस एनालिटिक्स में हमारी ये हेल्प करेगा, बहुत हेल्प मिल रही है आज की डेट में हमें, डेटा विजुलाइजेशन में और मशीन लर्निंग में। तो पहले बढ़ते हैं एडवांस एनालिटिक्स में। एमरजेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स फॉर प्रिडिक्टिंग एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। देखो आज के डेट में हम जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वो प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के और हम आज की डेट में हम लोग इमर्ज कर रहे हैं, हम आज की डेट में इनकी स्टडी कर रहे हैं। तो ये करने में स्टैटिस्टिक्स हमारी क्या करता है, एक बहुत बड़ी हेल्प हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा डेटा विजुअलाइजेशन, क्योंकि आज के डेट में अगर डेटा यू आर प्रोड्यूसिंग डेटा इन अ न्यूमेरिक फॉर्म, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग। तो डेटा को विजुअलाइज करना, अगर उसको विजुअल इम्पैक्ट या विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू अगर आप दिखाएंगे तो वो क्या होगा कि बहुत एक्सेसिबल रहेगा और बहुत कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है समझ में, लोगों के समझ में बहुत ईजिली आ जाएगा। ये ज़रूरत नहीं है कि आपको स्टेट्स का कोई ज्ञान हो। इफ़ यू आर एबल टू प्रेजेंट योर डेटा इन अ ग्राफिक वे, इन अ डिजिटल विजुअलाइजेशन is there, so each and every person who is the stakeholder of the data can easily understand whatever you are proceeding, whatever you are giving, right? तो ये फ़ायदा है आपका विजुअलाइजेशन का कि जो भी आप दिखाएंगे वो आदमी को समझ में आ जाएगा। मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, जिसकी हम बात करते हैं, फॉर डेटा एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। आज की डेट में इसका बहुत यूज़ किया जाता है, इसको हम बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको मशीन लर्निंग भी है। तो उसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया स्टैट्स के साथ, तो उसका आज की डेट में क्या है, इसका फ्यूचरिस्टिक स्कोप है ये, ठीक है, दिखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडे सेशन, आज के लिए इतना ही करते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो प्लीज़ पुट कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू गिव आंसर। और कोई अगर आपके इनपुट्स हैं तो प्लीज़ प्रोवाइड योर वैल्यूबल फीडबैक ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन, and I will definitely try to incorporate in my coming sessions. So thank you so much for the session. Jai Hind, Jai Bharat.